हेलो एवरीवन। कैसे हैं सब लोग आप। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं नेचुरल सिलेक्शन के टाइप्स। लास्ट क्लास के अंदर हमने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में ये जाना था कि नेचर में किस तरीके से ये प्रोसेस ऑपरेट होती है। जो इंडिविजुअल्स की फिटनेस ज़्यादा है, जिनकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस ज़्यादा है, नेचर उन्हें सेलेक्ट करती है, उनको सरवाइव करने का मौका देती है, उनको रिप्रोड्यूस करने का मौका देती है। आज के सेशन में हम ये जानने वाले हैं कि नेचुरल सिलेक्शन कितने टाइप का होता है। बेसिकली हम 3 टाइप्स की बात करेंगे, पर सिलेक्शन के कुछ और भी टाइप्स हैं, वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन, डिसरप्टिव सिलेक्शंस, ये नेचुरल सिलेक्शन के मेन टाइप्स हैं। उसके अलावा जैसे फ्लक्चुएटिंग सिलेक्शन होता है, एक जो है वो आपका फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन होता है, हम इनके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की, और आज हम डिस्कस करेंगे 3 टाइप के सिलेक्शंस के बारे में। हमारे पास में स्टार्टिंग के अंदर सबसे पहले हम लेने वाले हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन को सेंट्रीपेटल सिलेक्शन भी कहते हैं, इसे बैलेंसिंग सिलेक्शन भी कहा जाता है। ये सिलेक्शन कैसे ऑपरेट करता है, पहले मैं आपको उसके लिए कुछ समझा देता हूं। जब कभी भी एनवायरमेंट के अंदर दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है इंडिविजुअल्स में, तो इस तरीके का सिलेक्शन है वो काम करता है। मैं आपको एकदम कट शॉर्ट के अंदर सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। मान लीजिए कि ये पॉपुलेशन है, और इस पॉपुलेशन के अंदर ये मेंबर्स हैं। इन मेंबर्स का जीनोटाइप कुछ का है कैपिटल ए, यानी डोमिनेंट होमोजाइगोट्स हैं ये। कुछ मेंबर्स हैं उनका जीनोटाइप है कैपिटल ए स्मॉल ए, यानी ये हेटेरोजाइगोट्स हैं। और कुछ मेंबर्स हैं इनका जीनोटाइप स्मॉल ए है, यानी ये रिसेसिव होमोजाइगोट्स हैं। अब कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि दोनों ही होमोजाइगोट्स गिवन कंडीशन के अंदर अनफिट होते हैं। ये जीनोटाइप भी अनफिट है और ये जीनोटाइप भी अनफिट है, जबकि हेट्रोजाइगोट है वो फिट है। तो नेचर क्या करेगी? नेचर हेट्रोजाइगोट को सेलेक्ट करेगी, सेलेक्टेड। और जो दोनों जीनोटाइप्स हैं एक्सट्रीम वाले, ये एलिमिनेट हो जाते हैं, एलिमिनेटेड। और ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेटेड। इसे हम कहते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। कैसे, वो हम इसके एग्जाम्पल से समझेंगे। अभी जो मैंने आपको गिवन सिचुएशन बताई कि यहां हेटेरोजाइगोट है वो बेटर है, हेट्रोजाइगोट है वो ज्यादा फिट है, इस कंडीशन को बोलते हैं ओवर डोमिनेंस। ओवर डोमिनेंस। ओवर डोमिनेंस क्या होता है? जब हेट्रोजाइगोट दोनों होमोजाइगोट से बेटर हो, डोमिनेंट होमोजाइगोट से भी बेटर है और रिसेसिव होमोजाइगोट से भी बेटर है, इस सिचुएशन को हम कहते हैं ओवर डोमिनेंस। अब मैं आपका एक रियल एग्जांपल बताता हूं। साउथ अफ्रीकन पॉपुलेशन की हम बात करेंगे। साउथ अफ्रीकन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन की बात हो रही है। अब इस पॉपुलेशन के अंदर क्या होता है कि कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनके पास में हीमोग्लोबिन की बीटा चेन बनाने वाले जो दो एलील्स हैं, दोनों के दोनों नॉर्मल है, HbN, यानी कि ये एक टाइप के होमोजाइगोट्स हो गए। कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनके अंदर एक एलील में म्यूटेशन हो गया, सिकल सेल एनीमिया का, ये हेट्रोजाइगोट हो गए। और कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं
जिनके पास दोनों एलील्स में म्यूटेशन है, ये सिकल सेल एनीमिया से जो है वो इनको डिजीज हो रखी है। तो यहाँ पॉपुलेशन में 3 जीनोटाइप्स हैं, एक बिल्कुल नॉर्मल है, एक बिल्कुल से डिजीज्ड है, और एक ऐसा है जिसके पास में नॉर्मल एलील भी है और डिजीज्ड एलील भी है। तो यहां पर इन सभी इंडिविजुअल्स के साथ क्या होने वाला देखिए, जो इंडिविजुअल्स बिल्कुल नॉर्मल है, ये इंडिविजुअल्स को मलेरिया हो जाता है, मलेरिया, और मलेरिया से इनकी डेथ होती है। जिन इंडिविजुअल्स को सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया, उनकी भी डेथ हो जाती है। अब बचे हमारे पास में हेट्रोजाइगोट्स। हेट्रोजाइगोट्स ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो ना तो इनको मलेरिया होता है, ना ही इनको सिकल सेल एनीमिया होता है। इन लोगों को नो मलेरिया एंड नो सिकल सेल एनीमिया, दोनों ही डिजीज नहीं होती, तो इसलिए ये सरवाइव करते हैं। और जब ये सरवाइव करते हैं तो हम कहते हैं नेचर ने इनको सेलेक्ट कर लिया, इसे कहते हैं बैलेंसिंग सिलेक्शन। नेचर ने क्या किया, नेचर ने हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल कॉपी है इसको भी सेलेक्ट कर लिया, और नेचर ने म्यूटेंट कॉपी है उसको भी सेलेक्ट कर लिया। इसका मतलब नेचर क्या करती है, कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों को सेलेक्ट कर लेती है। यदि नेचर केवल कैपिटल ए को सेलेक्ट करती तो पॉपुलेशन से स्मॉल ए है वो हमेशा के लिए गायब हो जाते। यदि नेचर स्मॉल ए को सेलेक्ट करती तो पॉपुलेशन से कैपिटल ए गायब हो जाते। नेचर ने बैलेंस बना के रखा, नेचर ने दोनों एलील्स को सेलेक्ट किया, बोथ एलील्स selected in the form of हेट्रोजाइगोट। हेटेरोजाइगोट के फॉर्म में नेचर ने दोनों एलील्स को सेलेक्ट कर लिया है, बस इसी को कहते हैं बैलेंसिंग सिलेक्शन। अब आप कहेंगे कि इसको स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस सिलेक्शन के अंदर इंटरमीडिएट्स हैं वो स्टेबल हो जाते हैं। इस सिलेक्शन के अंदर कोई एक पर्टिकुलर रेंज होती है किसी ट्रेट की, वो सेलेक्ट हो जाती है, वो स्टेबल हो जाती है। हम एक ग्राफ की मदद से कुछ समझते हैं। देखिए हमारे पास में जब हम नेचर में किसी भी पॉपुलेशन को देखते हैं तो उस पॉपुलेशन में मैक्सिमम टाइम इंटरमीडिएट्स का नंबर ज्यादा होता है। मैं इधर की तरफ फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा, फ्रीक्वेंसी से आप मतलब समझिए नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। एक बार ये फ्रीक्वेंसी है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। स्टार्टिंग के अंदर इस पॉपुलेशन के अंदर तीनों जीनोटाइप्स हैं, उनका नंबर बना रहता है, मतलब वो उनमें से इंटरमीडिएट्स हैं वो ज्यादा रहते हैं बेसिकली। अब हमारा सिलेक्शन कौन सा है, सेंट्रीपेटल सिलेक्शन। सेंट्रीपेटल सिलेक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट जीनोटाइप होता है वही और ज्यादा सेलेक्ट होता है, और ज्यादा सेलेक्ट। तो ये ग्राफ सेंटर की ओर शिफ्ट हो गया, ये देखिए दोनों एरो के निशान देखिए, ग्राफ है वो सेंटर की तरफ शिफ्ट हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपेटल सिलेक्शन बोलते हैं। यहां पर एक करेक्टर स्टेबल हो जाएगा, इसलिए क्या कहते हैं, इसको स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कहते हैं। यहां पर दोनों एलील्स नॉर्मल एज वेल एज म्यूटेंट को सेलेक्ट किया जाता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बैलेंसिंग सिलेक्शन कहते हैं। अब इस सिलेक्शन को हम थ्योरेटिकली कैसे लिखें, जैसे हम ये कहेंगे हमारे पास पॉपुलेशन में 3 जीनोटाइप है, कैपिटल ए कैपिटल, तो ऐसे समझिए हमारे पास में 3 जीनोटाइप है, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए स्मॉल ए। ठीक है,
इन तीनों में से फिटनेस किसकी ज्यादा है? फिटनेस कैपिटल ए स्मॉल ए की ज्यादा है। तो हम ये कहेंगे कि कैपिटल ए स्मॉल ए इज बेटर देन स्मॉल ए, और हम ये भी कहेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए इज बेटर देन कैपिटल ए। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, फिटनेस ऑफ कैपिटल ए is less than fitness of capital A small a, and that of fitness of capital A small a is greater than fitness of small a। तो जो बैलेंसिंग सिलेक्शन है उसे आपके सामने ऐसे लिख करके भी बताया जा सकता है, तो आप इसको कंफ्यूज मत करिएगा, और ये भी सही है। तो ये हुआ हमारे पास में स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है उसके बारे में। अब अपन थ्योरी पढ़ लेते हैं, इसकी क्या क्या बातें लिख रखी है। फॉर एग्जाम्पल, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन इज द बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर डोमिनेंस। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन किसके ऊपर बेस्ड है? ओवर डोमिनेंस के ऊपर बेस्ड है। ओवर डोमिनेंस क्या होती है? जब हेटेरोजाइगोट दोनों होमोजाइगोट से बेटर होते हैं, जब हेटेरोजाइगोट है वो ज्यादा अच्छे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं ओवर डोमिनेंस। नेक्स्ट, व्हेन हेटेरोजाइगोट इज बेटर देन बोथ ऑफ होमोजाइगोट्स, इट इज नोन एज ओवर डोमिनेंस। यानी कि कैपिटल ए स्मॉल ए इज बेटर देन कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। सो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है ओवर डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट। इंटरमीडिएट इज सेलेक्टेड एंड बोथ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब है जो एकदम कैपिटल ए है वो भी हट जाते हैं, और जो एकदम स्मॉल ए है वो भी हट जाते हैं। और इंटरमीडिएट्स कौन है? कैपिटल ए स्मॉल ए, दे आर सेलेक्टेड। सो इंटरमीडिएट्स आर सेलेक्टेड एंड बोथ एक्सट्रीम्स आर एलिमिनेटेड। दिस इज थॉट टू बी द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर द नेचुरल सिलेक्शन। आखिर नेचुरल सिलेक्शन में सबसे ज्यादा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन क्यों होता है? क्योंकि नेचर के अंदर जब आप बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को देखते हो तो उनके पास में लगभग सारे ही कैरेक्टर्स हैं, वो बैलेंसिंग वे में रहते हैं। उनके पास में हर कैरेक्टर है वो इंटरमीडिएट वैल्यू में ही सबसे ज्यादा रहता है। जैसे ह्यूमन हाइट की बात करो, दुनिया के सारे ह्यूमंस हैं उनमें जो इंटरमीडिएट हाइट वाले हैं उन्हीं का नंबर सबसे ज्यादा है। आप स्किन कलर की बात करो तो दुनिया में सारे लोगों में जो इंटरमीडिएट स्किन कलर है वही सबसे ज्यादा है। यानी ना तो एकदम एक्सट्रीम डोमिनेंट वाला सबके पास है, ना एक्सट्रीम रिसेसिव वाला सबके पास है। इसलिए नेचर के अंदर ये सिलेक्शन ज्यादा जगह हमें देखने को मिलता है, ये सिलेक्शन हमको ज्यादा कॉमन होता है। सो दिस इज द स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। अच्छा, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के बाद क्या होगा? देखो, आफ्टर स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन फिनोटाइपिक वेरिएंस इज रिड्यूस्ड। पॉपुलेशन के अंदर जो फिनोटाइप्स होते थे ना डिफरेंट टाइप के, वो कम हो जाते हैं, और एक पर्टिकुलर टाइप का जीनोटाइप एंड फिनोटाइप बचने लगता है फिर, क्योंकि एक का सिलेक्शन हो रहा है, 3 में से 2 को रिजेक्ट किया, 1 को सेलेक्ट किया, इसलिए 2 रिजेक्ट हो गए हैं, तो फिनोटाइपिक वेरिएंस कम हो जाएगा। फिर आगे बात करेंगे, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन commonly uses negative selection to select against extreme value of the character। एक सिंपल चीज बताता हूं, नेगेटिव सिलेक्शन क्यों कहते हैं इसको। जैसे अभी हमारे एग्जाम्पल के अंदर एक इंसान ऐसा था जिसके पास में एकदम नॉर्मल हीमोग्लोबिन था, नॉर्मल हीमोग्लोबिन। देखा जाए तो ये सबसे अच्छी कंडीशन है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन। लेकिन नेचर ने इसको रिजेक्ट किया, और जो अच्छा था उसको रिजेक्ट करके थोड़ा सा खराब सेलेक्ट किया, इसको बोलते हैं नेगेटिव। कई बार ऐसा हमारे साथ भी होता है कि कोई एक ऐसी चीज है जो बहुत अच्छी है, पर हम उसे सेलेक्ट ना करके थोड़ी एवरेज टाइप की सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से कि आप कोई शॉपिंग करने जा रहे हो, आपके पास में सपोज करिए कि आपको मोबाइल फोन खरीदना है, एक बेस्ट मोबाइल फोन है, वो बहुत महंगा है,
तो आप क्या करते हो, अपने आप को थोड़ा समझाते हो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हो कि नहीं, बहुत बेस्ट लेके क्या करना है, थोड़ा सा वो ले लेते हैं जिसके अंदर कमियां हैं, हम कमियों के साथ खुश रहेंगे, तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है वो बहुत अच्छे जीनोटाइप को छोड़ करके उससे थोड़ा खराब वाला सेलेक्ट करता है। जो लोग स्मॉल ए हैं, यानी कि जिनको सिकल सेल एनीमिया है, उनको तो सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। ये तो बनता भी है कि यानी जो सबसे खराब मोबाइल है वो तो हम क्यों ले, लेकिन हम बहुत सबसे बेस्ट भी नहीं ले रहे जो अवेलेबल है। अब उसके पीछे रीजन कुछ अलग है, क्योंकि मैंने अलग एग्जांपल लिया है, नेचर के हिसाब से सोच के देखिए। सो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कॉमनली यूजेस नेगेटिव सिलेक्शन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कॉजेज द नैरोइंग ऑफ फिनोटाइप सीन इन पॉपुलेशन। मैंने बताया ना, जैसे पहले इस तरीके से इंटरमीडिएट्स काफी होते थे, और अब स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन ने क्या किया, इसी फिनोटाइप को और नैरो कर दिया, एकदम थोड़ी सी रेंज के अंदर कर दिया, नैरो कर देता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। एग्जांपल्स की बात करते हैं। पहला एग्जांपल है, सबसे बेस्ट एग्जांपल, ह्यूमन का बर्थ वेट। इंसान में जब बच्चा पैदा होता है तो उसका बर्थ वेट इंटरमीडिएट होता है, ना तो बहुत हैवी ओवरवेटेड, ना ही अंडरवेटेड। जिस बच्चे का वेट जरूरत से ज्यादा होगा उसे सरवाइव करने में दिक्कतें आएंगी, और जिस बच्चे का वेट बहुत कम होगा उसे भी सरवाइव करने में दिक्कत आएगी। सो यहां क्या हो रहा है, यहां इंटरमीडिएट को सेलेक्ट किया जा रहा है, इसलिए यह हुआ हमारे पास में एक एग्जाम्पल। दूसरा देखिए, प्लांट्स की बात करते हैं। प्लांट के अंदर हाइट का एग्जाम्पल लेते हैं। जो टॉल टाइप के प्लांट्स होते हैं, इन टॉल टाइप के प्लांट्स के साथ में क्या दिक्कत है, तेज हवा चलती है तो उसके कारण डैमेज होने के चांस होते हैं, और जो शॉर्ट टाइप के होते हैं उनको सनलाइट नहीं मिल पाती, तो इंटरमीडिएट हाइट के प्लांट होते हैं। एक और एग्जांपल देखो, कैक्टस का एक स्पाइन नंबर है। यदि कैक्टस के अंदर कम कांटे होंगे तो प्रीडेटर आसानी से कैक्टस का जो पार्ट है वो खा लेंगे, फ्लैशी पार्ट खा लेंगे। और यदि कैक्टस के अंदर कांटे ज्यादा होंगे तो बहुत सारे प्रीडेटर आसानी से, सॉरी प्रीडेटर नहीं, पैरासाइट, बहुत सारे पैरासाइट आसानी से अंदर जाके वहां पर रहना चालू कर देंगे। तो ना तो बहुत ज्यादा कांटे होने चाहिए, ना बहुत कम कांटे होने चाहिए। ये है हमारे पास कैक्टस का स्पाइन नंबर का एक बैलेंसिंग सिलेक्शन का एग्जांपल। जैसे सपोज करिए ये कोई कैक्टस है और इस कैक्टस में बस ये 3 जगह कांटे लगे हैं, तो इसको तो प्रीडेटर आसानी से आके खा लेगा। और मान लीजिए कि कहीं पर बहुत सारे कांटे लगे हैं, तो यहां पर जो पैरासाइट होते हैं छोटे छोटे, वो पैरासाइट आ जाएंगे और पैरासाइट आकर के यहां पर आसानी से अपना घर बना लेंगे, पैरासाइट आके रहने लग जाएंगे। तो ये कैक्टस के अंदर स्पाइन्स नंबर भी एक स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है। नेक्स्ट देखिए, बर्ड्स में क्लच साइज। क्लच साइज का मतलब है एवरेज नंबर ऑफ प्रोजेनीज या एग्स इन सिंगल बर्थ। सिंगल बर्थ इसका मतलब क्या हुआ, एक बार में एवरेज कितने अंडे दिए जाते हैं, इसे कहते हैं क्लच साइज। और ये किसका सिलेक्शन है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। कैसे देखो, अगर क्लच साइज लार्ज होगी, मोर एग्स, तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, ज्यादा एग्स होंगे
तो फूड कम पड़ जाएगा, ज्यादा एग्स होंगे तो फिर प्रीडेटर अटैक ज्यादा होगा, प्रीडेटर का अटैक बढ़ जाएगा। और यदि लेस एग होंगे, लेस एग्स, तो स्पीसीज की रिप्रोडक्टिव सक्सेस कम हो जाएगी, रिप्रोडक्टिव सक्सेस ये कम हो जाएगी। तो नेचर ने क्या किया है, नेचर ने दोनों को सेलेक्ट किया है, दोनों को छोड़ के इंटरमीडिएट को सेलेक्ट किया है। ना तो बहुत ज्यादा नंबर में एग्स होने चाहिए, ना बहुत कम नंबर में एग्स होने चाहिए। तो ये हुआ हमारे पास में बर्ड की क्लच साइज के बारे में। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये वॉल्फ है, सॉरी, ये बर्फीले एरिया में रहता है। अब इसके सामने दो समस्या है। पहली समस्या, ये जहां पे रहता है वहां बर्फ जमी रहती है, बहुत सारी बर्फ जमी रहती है। तो जब बर्फ पे चलते हैं तो इनके पैर धंस जाते हैं नीचे। और दूसरी समस्या क्या है कि इनको बड़ी सी बर्फ में से पैर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो नेचर ने एक बहुत अच्छा काम किया इनके साथ में। क्या किया, इन वॉल्फ के मसल्स को मजबूत बना दिया ताकि ये बर्फ के ऊपर चल सके, और इनके मसल्स को लाइट वेट बना दिया, यानी हल्का और मजबूत। हल्का है इसलिए इनके पैर ज्यादा नहीं धंसते, और मजबूत है कि आसानी से निकल जाते हैं। तो ये भी किसका सिलेक्शन है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ना तो एकदम हल्के वालों को सेलेक्ट किया, ना एकदम मजबूत वालों को सेलेक्ट किया, इंटरमीडिएट को सेलेक्ट किया है। साइबेरियन हस्की है, सॉरी ये हस्की है, वॉल्फ नहीं है। ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है इन टर्म्स ऑफ देयर लेग मसल्स। These dogs have enough muscle in order to pull sled and move quickly, यानी स्ट्रांग होते हैं इनके, लेकिन इनके लाइट वेट होते हैं ताकि ये टॉप ऑफ द स्नो के ऊपर रह सके। ये एक एग्जाम्पल हमारे पास में मैमल से आया स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का। आगे बैलेंसिंग सिलेक्शन की बात करते हैं एक अलग तरीके से। नेचर में आपको जहां जहां पर मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल मिलता है वो बैलेंसिंग सिलेक्शन होता है। आप याद रखें, बैलेंसिंग सिलेक्शन का मतलब होता है बैलेंस करके चलना, यानी हर चीज को संभाल के रखना, किसी के साथ में गलत नहीं करना, सबको बैलेंस बना के। अब जैसे मान लो ब्लड ग्रुप है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप के अंदर 3 एलील्स हैं, वो इवॉल्व हो गए म्यूटेशन के कारण, IA, IB एंड IO। अब हो गए तो हो गए 3। अब नेचर ऐसे थोड़ी करेगी कि IO वाले खराब हैं तो उनको रिजेक्ट कर दो, बाकी 2 को सेलेक्ट कर लो, या IA वाले खराब हैं। जहां पर भी मल्टीपल एलिलिज्म आया है, नेचर ने हर एलिल को अपने पास सेव करके रखा है, जिंदा फॉर्म में रखा है। तो इसे हम कहते हैं बैलेंसिंग सिलेक्शन, कि मल्टीपल एलील्स आर एक्टिवली मेंटेन्ड इन द जीन पूल ऑफ द पॉपुलेशन एट फ्रीक्वेंसीज लार्जर देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम जेनेटिक ड्रिफ्ट अलोन। जितना जेनेटिक ड्रिफ्ट से फ्रीक्वेंसीज कम हो जाती है, उससे कहीं ज्यादा फ्रीक्वेंसी के अंदर नेचर ने मल्टीपल एलील्स को रखा हुआ है। It can occur by various mechanisms, in particular when the heterozygotes for the allele under consideration have a higher fitness than homozygote। ये वही वाली बात है कि heterozygote is better than homozygote। जैसे एग्जांपल ले लिया सिकल सेल एनीमिया का। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डायरेक्शनल सिलेक्शन की। डायरेक्शन, इसको प्रोग्रेसिव सिलेक्शन भी कहते हैं, इसको डार्विनियन सिलेक्शन भी कहते हैं। डायरेक्शनल सिलेक्शन के अंदर वापस से हम एक कंसीडर करते हैं, एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन के अंदर
वही 3 जीनोटाइप है, कैपिटल ए भी है, कैपिटल ए भी है और स्मॉल ए भी है। अब एक बात समझना, हाँ, इस बार क्या होता है कि इन तीनों जीनोटाइप में से एक होमोजाइगोट बेटर होता है, एक होमोजाइगोट। हम मान लेते हैं कि ये होमोजाइगोट है वो फिट है और दूसरा होमोजाइगोट है वो अनफिट है, अनफिट है। अब जो इंटरमीडिएट है उसके पास में एक कैपिटल ए तो है ही ना, हालांकि वो कैपिटल ए जितना फिट तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ा तो फिट है, लेस फिट है। ये समय के साथ नेचर क्या करेगी, इन दोनों को एलिमिनेट कर देगी। और इसे नेचर सेलेक्ट कर देगी। तो ये जो पॉपुलेशन है वो एक डायरेक्शन में सिलेक्शन हो गई, सेलेक्ट हो गई, एक डायरेक्शन के अंदर चेंजेस आ गए। जैसे डीडीटी रेजिस्टेंट की बात करते हैं अपन, इंसेक्ट की, मान लेते हैं कि कैपिटल ए के कारण रेजिस्टेंस आती है, तो कैपिटल ए रेजिस्टेंस देता है, तो जब डीडीटी स्प्रे करेंगे तो वही बचेंगे जिसके पास कैपिटल ए होगा। यही चीज बार 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 रिवाइज कराई जाएगी, तो फाइनली हमारे पास पॉपुलेशन में केवल कैपिटल ए होंगे। इसे हम कहते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। जैसे अब अपन आपको मैं इसी चीज को दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर एक बार के लिए ये भी सेलेक्ट होगा और ये भी सेलेक्ट होगा, यानी इनिशियली कैपिटल ए सबसे ज्यादा फिट है, लेकिन स्मॉल ए से तो ये भी फिट है। फिर उसके बाद में क्या होगा, कैपिटल ए को सेलेक्ट करेंगे और ये दोनों अनफिट हो जाएंगे, इनको रिजेक्ट कर देंगे। मतलब जितना स्मॉल ए होगा वैसे ही कैपिटल ए होगा, दोनों को रिजेक्ट कर देंगे। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि जैसे रिलेटिव फिटनेस ऑफ कैपिटल ए इज मोर देन रिलेटिव फिटनेस ऑफ कैपिटल ए, रिलेटिव फिटनेस ऑफ स्मॉल ए, और रिलेटिव फिटनेस ऑफ कैपिटल ए बाद में ज्यादा हो जाएगी और इन दोनों की फिटनेस बराबर सी ही हो जाएगी, क्योंकि बोथ आर एलिमिनेटेड। ध्यान रखें आप इस चीज को। डार्विनियन सिलेक्शन, यहां जितने भी डार्विन के एग्जाम्पल है सारे के सारे सही हैं। इसको ग्राफ की फॉर्म में समझते हैं, इसको डायरेक्शनल सिलेक्शन क्यों कहा। सबसे पहले पॉपुलेशन में इंटरमीडिएट्स हैं, उन्हीं का नंबर ज्यादा होगा, यानी पॉपुलेशन के अंदर सबसे ज्यादा इंटरमीडिएट्स हैं। लेकिन नेचर क्या कर रही है, कैपिटल ए को सेलेक्ट कर रही है, इसलिए बाद में जाके ये ग्राफ इस डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, इधर एक डायरेक्शन के अंदर। इसे कहते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन में ग्राफ एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। यह बात स्मॉल ए के लिए भी हो सकती है। हो सकता है कई बार रिसेसिव एलील है वो ज्यादा फिट होता है, हो सकता है कई बार डोमिनेंट एलील ज्यादा फिट होता है, तो जो एक एलील फिट होगा वो सेलेक्ट किया जाएगा। अब जब पूरी पॉपुलेशन कैपिटल ए की बन जाएगी, तो इसके कारण स्मॉल ए एलील ये तो पॉपुलेशन से लॉस्ट हो जाएगा पूरी तरीके से, हमेशा के लिए, और उस पॉपुलेशन के हर मेंबर में कैपिटल ए बचेगा। तो जब सारे मेंबर्स सेम जीनोटाइप के होते हैं, जस्ट ए मिनट, सॉरी अगेन, जब सारे मेंबर्स सेम जीनोटाइप के होंगे तो हम कहेंगे कि वो एलील फिक्स हो चुका है। कैपिटल ए फिक्स हो गया, स्मॉल ए लॉस्ट हो गया। यह है डायरेक्शनल सिलेक्शन। एक डायरेक्शन में लगेगा तो पॉपुलेशन एक तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगी, पॉपुलेशन एक डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। दिस इज नोन एज डार्विनियन सिलेक्शन, प्रोग्रेसिव सिलेक्शन या फिर डायरेक्शनल सिलेक्शन।
आप, मैं फिर कह रहा हूं कंफ्यूज ना हो, ये ऐसे भी पॉसिबल हो सकता था कि पहले तो इंटरमीडिएट्स ज्यादा हैं, लेकिन अभी समय के साथ स्मॉल ए ज्यादा हो गया। दोनों में से कोई एक ग्राफ लगेगा एट ए टाइम एक पॉपुलेशन में। डार्विनियन सिलेक्शन या डायरेक्शनल सिलेक्शन तब होता है जब एनवायरनमेंट एक डायरेक्शन में चेंज होने लगता है, या जब इंडिविजुअल्स किसी नई हैबिटाट में जाते हैं, क्योंकि नई हैबिटाट में जाएंगे तो उनके जो पुरानी हैबिटाट वाले कैरेक्टर्स थे वो तो काम नहीं आएंगे, और सारे कैरेक्टर नई हैबिटाट के लेने पड़ेंगे उनको, तो एक डायरेक्शन के अंदर उनमें चेंजेस चलेंगे। आइए अब थोड़ी बातें करते हैं थ्योरेटिकल इनके बारे में। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, इनिशियली हेट्रोजाइगोट कैपिटल ए स्मॉल ए एंड वन ऑफ द होमोजाइगोट लेट्स से स्मॉल ए सेलेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना, हेट्रोजाइगोट के पास कम से कम एक एलील तो ऐसा है जो कि फिट है, जिसके कारण यहां पर फिटनेस आती है। तो स्टार्टिंग में तो कैपिटल ए स्मॉल ए को भी सिलेक्ट किया जाएगा, लेकिन बाद में क्या होगा कि जब सिलेक्शन ऑपरेट होता है फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक, स्मॉल ए एंड कैपिटल ए स्मॉल ए बोथ आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे और कोई एक होगा वो बचेगा। सो पॉपुलेशन शिफ्ट्स इन वन डायरेक्शन, पूरी पॉपुलेशन एक तरफ शिफ्ट हो जाएगी, पूरी पॉपुलेशन एक डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। ये सिलेक्शन ज्यादा समय तक लगता है तो दो में से एक एलील है वो फिक्स हो जाता है। फिक्स होने का मतलब है उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो जाती है, हर जीनोटाइप में वही रहता है। यानी 100 लोग हैं, 100 के 100 लोग कैपिटल ए हैं, स्मॉल ए है ही नहीं, तो हम कहेंगे यहां तो कैपिटल ए फिक्स है। फिक्स्ड होना मतलब फ्रीक्वेंसी 1 होना। आगे बात करते हैं। डायरेक्शनल सिलेक्शन मोस्ट ऑफन अकर्स ड्यूरिंग एनवायरमेंटल चेंजेस। जब एनवायरमेंट चेंज होना चालू होता है तो पुराने एनवायरमेंट के कैरेक्टर्स धीरे धीरे छूटने लगते हैं और नए एनवायरमेंट के कैरेक्टर्स आने लगते हैं, या फिर जब पॉपुलेशन माइग्रेशन होती है नई एरिया के अंदर, नए एरिया में जाएंगे तो वहां पर नए कैरेक्टर्स हैं वो रखने ही पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट अपन एग्जाम्पल देखते हैं। वैसे यदि मैं कहना चाहूं तो मैं ये कहूंगा ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ डार्विन। डार्विन के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे इसी के हैं। फिर भी फिंच की बीक साइज, एक डायरेक्शन के अंदर बीक की साइज है वो चेंज होती गई बेस्ड अपॉन द रिसोर्स अवेलेबिलिटी। हर आइलैंड पे अलग अलग फूड था, तो हर आइलैंड के ऊपर उसी फूड के अकॉर्डिंग बीक साइज चेंज होती गई। फिर पेपर्ड मोथ वाला एग्जांपल ले लो। जब पॉल्यूशन बढ़ने लगा तो केवल ब्लैक 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 यही फॉर्म है वो सेलेक्ट होती गई, और जब ग्रीन एयर एक्ट आया तो वापस पॉल्यूशन कम होने लग गया तो वापस नॉर्मल वाली फॉर्म है वो सेलेक्ट होने लग गई। तो ये एग्जांपल डायरेक्शनल सिलेक्शन का है। डीडीटी रेजिस्टेंट इंसेक्ट का भी ले सकते हो, क्योंकि मैंने क्या लिख दिया यहां पे, ऑल एग्जांपल्स ऑफ डार्विन, ये सब इन्हीं के हैं। अब एक चीज सोचते हैं कि ये डायरेक्शनल सिलेक्शन का इकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या पड़ेगा। आप सोचो, एक इकोसिस्टम है जहां एक प्लांट है वो प्रोड्यूसर है, इस एक प्लांट पे 10 टाइप के हर्बीवोर्स डिपेंडेंट हो सकते हैं, एक हर्बीवोर पे 3-4 टाइप के कार्निवोर डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो यदि हम किसी भी एक जीनोटाइप को पॉपुलेशन से निकालते हैं तो हो सकता है उसके ऊपर डिपेंड रहने वाले इंडिविजुअल्स हैं उनकी भी डेथ हो जाए, वो भी इकोसिस्टम से एलिमिनेट हो जाएं। इन दैट केस पूरा इकोसिस्टम खराब हो सकता है, समझिए आप।
इकोसिस्टम एक ऐसी यूनिट है जिसमें इंटरडिपेंडेंसी होती है ऑर्गेनिजम्स की। एक टाइप के इंसेक्ट्स, एक टाइप के ऑर्गेनिजम्स है, कुछ भी है मान लो, उनको छोड़ के बाकी सारे निकल गए, इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकता है। पढ़ लीजिए इसको, देखिए। बिकॉज द मेन कॉज फॉर डायरेक्शनल सिलेक्शन इज डिफरेंट एंड चेंजिंग एनवायरमेंटल प्रेशर। डायरेक्शनल सिलेक्शन का मेन कारण क्या है? चेंजिंग एनवायरमेंटल प्रेशर या डिफरेंट एनवायरमेंटल प्रेशर। इसी कारण लिमिटिंग द नंबर ऑफ जीनोटाइप इन ए सर्टेन पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन के अंदर यदि हम जीनोटाइप्स लिमिट कर देंगे ना कि उस पॉपुलेशन में ओनली स्मॉल ए है और कोई है ही नहीं, कैपिटल ए भी नहीं है और कैपिटल ए स्मॉल ए भी नहीं है, ऐसा करने से पूरे इकोसिस्टम के ऊपर डिलीटेरियस इफेक्ट पड़ सकता है और पूरा का पूरा इकोसिस्टम है वो श्रिंक हो सकता है। सो दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन could affect ecosystem। नेक्स्ट बात करते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन की। डिसरप्टिव सिलेक्शन, इसको डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन कहते हैं क्योंकि यहां पर स्पेशिएशन हो सकता है। स्पेशिएशन में अकर दूसरा, बाई डायरेक्शनल सिलेक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां कैपिटल ए एंड स्मॉल ए बोथ आर सिलेक्टेड। यहां कैपिटल ए स्मॉल ए है, उसको रिजेक्ट करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। कैसे? देखिए, बहुत इजी है। एक बर्ड पॉपुलेशन है, उस बर्ड पॉपुलेशन के अंदर जो बर्ड कैपिटल ए है, जो बर्ड कैपिटल ए स्मॉल ए है और जो बर्ड स्मॉल ए है, ये तीनों बर्ड की बीक साइज देखिए, लार्ज बीक। कैपिटल ए के कारण लार्ज बीक आती है, स्मॉल ए के कारण स्मॉल बीक आती है और कैपिटल ए स्मॉल ए के कारण इंटरमीडिएट। बीक आती है। ये तीन टाइप की बीक होती है। अब जो लार्ज साइज की बीक वाले बर्ड्स हैं, ये लार्ज सीड्स खाते हैं। स्मॉल साइज वाले हैं वो स्मॉल सीड्स खाते हैं और ये इंटरमीडिएट सीड्स खाते हैं। ठीक है। अब एनवायरमेंट चेंज हुआ और ये इंटरमीडिएट सीड्स हैं वो डिसअपीयर हो गए, यानी इंटरमीडिएट सीड्स अब है ही नहीं, खत्म हो गए। लार्ज सीड्स अवेलेबल है और स्मॉल सीड्स है वो अवेलेबल है। जब लार्ज सीड और स्मॉल सीड अवेलेबल है तो कैपिटल ए और स्मॉल ए बर्ड को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर यहां पर इन बर्ड्स को दिक्कत होगी। समय के साथ में क्या होता है, जब इंटरमीडिएट बीक वाली बर्ड बड़े सीड खाने जाती है तो कैपिटल ए बर्ड उससे कंपटीशन करती है। जब वो कैपिटल ए स्मॉल ए बर्ड छोटे सीड खाने जाती है तो छोटे बीक वाली बर्ड उससे लड़ाई करती है। ऐसे में कैपिटल ए स्मॉल ए के लिए यहां रहना मुश्किल हो गया और फाइनली क्या हुआ कि इस पॉपुलेशन में कैपिटल ए सेलेक्ट हो गया और स्मॉल ए सेलेक्ट हो गया। लेकिन ऐसा होने से एक जो पॉपुलेशन थी, बड़ी पॉपुलेशन, वो बड़ी पॉपुलेशन दो छोटी मीन पॉपुलेशन के अंदर बंट गई, दो छोटी मीन पॉपुलेशन में डिवाइड हो गई।
इसलिए इस तरीके के स्पेसिएशन या सिलेक्शन के अंदर एक पॉपुलेशन दो पॉपुलेशन में डिवाइड हो जाती है, और अब यदि इन दोनों के बीच में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आए तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के कारण बाद में दो स्पीसीज भी बन सकती है। हर बार आएगा ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन यदि आ जाए तो इसे ग्राफ से समझते हैं। जैसे पहले इंटरमीडिएट्स हैं, उन्हीं का नंबर ज्यादा होता है, तो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। लेकिन जब ऐसा हो जाए कि इंटरमीडिएट का नंबर कम हो जाए और दोनों होमोजाइगोट्स का नंबर बढ़ जाए, ये ग्राफ इधर भी शिफ्ट हो गया इधर भी शिफ्ट हो गया, इसलिए इसे कहते हैं बाई डायरेक्शनल। जो एक पॉपुलेशन थी अब वो दो पॉपुलेशन में डिवाइड हो गई है, बड़ी बीक साइज वाले और छोटी बीक साइज वाले। ये दोनों आपस में क्यों बात करेंगे? क्योंकि इनके पास अपना अपना फूड है, तो ये दोनों आपस में कांटेक्ट कम करेंगे। इससे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ सकता है और इससे हो सकता है अभी यहां पर स्पेसिएशन। तो ये है हमारे पास डिसरप्टिव सिलेक्शन। देखिए पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अपोजिट टू स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन बात करता है इंटरमीडिएट्स की, ये बात कर रहा है एक्सट्रीम्स की। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में इंटरमीडिएट बेटर होते हैं, यहां इंटरमीडिएट वर्स होते हैं। इट इज बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर डोमिनेंस। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन ओवर डोमिनेंस के ऊपर बेस्ड है, ये अंडर डोमिनेंस पे। अंडर डोमिनेंस का मीनिंग क्या होता है? जब कैपिटल ए स्मॉल ए अनफिट हो, अनफिट, और जब दोनों कैपिटल ए एंड स्मॉल ए फिट हो, दोनों फिट हो, तो इसे हम कहते हैं अंडर डोमिनेंस। हेट्रोजाइगोट्स आर लेस फिट। बोथ होमोजाइगोट्स आर सेलेक्टेड, इनका भी सिलेक्शन हो जाता है और इनका भी सिलेक्शन हो जाता है, और कैपिटल ए स्मॉल ए आर एलिमिनेटेड, इनको निकाल दिया जाता है। यहां दोनों डायरेक्शन फेवर की जाती है और पॉपुलेशन स्प्लिट होती है इनटू टू मीन पॉपुलेशंस। ये आप जरूर याद करें, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ। इस तरीके का जो सिलेक्शन है उससे स्पेशिएशन हो सकता है, हमने बात कर ली। आगे बात करते हैं। डिसरप्टिव सिलेक्शन इज इन्फ्रेड टू ऑफन टाइम्स लीड टू सिंपैट्रिक स्पेशिएशन। एक ही एरिया में रहकर जब नई स्पीसीज बन जाती है उसे कहते हैं सिंपैट्रिक स्पेशिएशन। तो डिसरप्टिव सिलेक्शन में यही तो हो रहा है। डिसरप्टिव सिलेक्शन के अंदर धीरे धीरे फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म, एक पॉपुलेशन से दो पॉपुलेशन बन गई, उसी एरिया में रहते हैं लेकिन आपस में धीरे धीरे मैटिंग करनी छोड़ दी। इससे क्या होगा? समय के साथ दो स्पीसीज बनेगी, इसे कहते हैं सिंपैट्रिक स्पेशिएशन। तो डिसरप्टिव सिलेक्शन से सिंपैट्रिक स्पेशिएशन हो सकता है। जनरली जो हाइब्रिड्स होते हैं उनकी फिटनेस रिड्यूस्ड होती है, कम होती है, ये बात अपन ने कर ली। और वो जब निकल जाते हैं तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ जाता है, क्योंकि वो बीच में थे, इंटरमीडिएट्स थे, वो दोनों से मिक्स होते थे, लेकिन अब वो निकल गए हैं तो अब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ सकता है। ये देखो एक बड़ा सा डायग्राम दे रखा है, इसमें चार ऑप्शंस हैं: डायरेक्शनल सिलेक्शन, डिसरप्टिव सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन एंड नो सिलेक्शन एट ऑल। एकदम इजी टू अंडरस्टैंड है। सबसे पहले आप डायरेक्शनल सिलेक्शन को देखो। हम मान लो तीन जीनोटाइप ले लेते हैं, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। इस डायग्राम के अंदर ये माना है कि कैपिटल ए बेटर है, तो इधर की साइड में ये शिफ्ट हो रहा है, राइट। लेकिन यहां बॉडी साइज स्मॉल है। सपोज करो मैं यहां पे कहता हूं कि ये 4 फीट के हैं, ये बेटर है, एक बार मान लेते हैं अपन।
तो यहां पॉपुलेशन के अंदर क्या क्या होगा, जब हाइट कम होगी तो फिटनेस बढ़ेगी। इसलिए अब दूसरा ग्राफ देखो, बॉडी साइज। यहां 4 फीट के हैं जो लोग, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी फिटनेस मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है। लेकिन जैसे जैसे लोग सपोज 8 फीट के होते हैं तो उनकी फिटनेस है वो कम हो जाती है। ग्राफ नीचे आ गया। ये ऊपर भी जा सकता था यदि हम इस डायरेक्शन को लेते तो, लेकिन अपन ने लिया नहीं है तो बात नहीं करते हैं। अब टाइम के साथ साथ क्या होगा, इस पॉपुलेशन में टाइम के साथ साथ एवरेज साइज घटने लगेगी। क्यों? क्योंकि कम हाइट वाले बेटर है, तो हाइट समय के साथ घटेगी, एक ही डायरेक्शन के अंदर घटती जाएगी घटती जाएगी। इसे कहते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। समझ में आया? दूसरा देखो, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। मान लीजिए कि जो 6 फीट के हैं, ये कैपिटल ए सपोज, ये कैपिटल ए स्मॉल ए और ये स्मॉल ए। जो 6 फीट के हैं वो बेटर है, इसलिए नेचर क्या कर रही है, इसी हाइट को मेंटेन कर रही है। दूसरा ग्राफ देखो, सेम टू सेम ग्राफ है, वो मेंटेन्ड है, ग्राफ मेंटेन्ड। इस पॉपुलेशन के अंदर जितना भी टाइम बढ़े, जो एवरेज साइज है वो उतनी की उतनी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ना कम होगी ना ज्यादा होगी। सिंपल। तीसरा देखो, डिसरप्टिव। डिसरप्टिव सिलेक्शन कहता है कि जो 6 फीट वाले हैं वो सबसे खराब है, 4 फीट वाले भी बेस्ट है, 8 फीट वाले भी बेस्ट है, 6 फीट वाले खराब है। तो नेचर क्या करेगी, इसको तो सप्रेस कर देगी और इनको जो है वो अपलिफ्ट करेगी। इसलिए ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ये 6 फीट वाले कम, 4 फीट एंड 8 फीट वाले ज्यादा ज्यादा हो जाएंगे। इन दैट केस टाइम के साथ में जो स्मॉल ए है उनकी तरफ ग्राफ जाएगा, और जो कैपिटल ए हैं उनकी तरफ भी ग्राफ जाएगा। मतलब जो कम वाला करेक्टर है वो भी बढ़ेगा और जो ज्यादा वाला करेक्टर है वो भी बढ़ेगा। और नो सिलेक्शन में देखिए, ग्राफ जैसा है वैसा रहेगा, और जो दूसरा वाला ये ग्राफ दे रखा है, इसमें स्ट्रेट लाइन के ऊपर बहुत सारे नीचे और ऊपर डॉट्स दे रखे हैं। इसका मतलब जो मेंबर्स सभी तरीके के हैं वो मेंटेन्ड है, ना तो केवल हेट्रोजाइगोट, ना एक होमोजाइगोट, ना दोनों होमोजाइगोट, सभी तरीके के जो है वो मेंटेन्ड रहते हैं। यहां पे ये हुआ हमारे पास में तीनों टाइप के सिलेक्शंस के बारे में। आपसे एग्जाम के अंदर सवाल पूछा जाएगा, उसके अंदर आपको पूरे सवाल में एक कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, म्यू। इसे कहते हैं मीन ट्रेट वैल्यू। इस पे ध्यान देना, सिर्फ इस पे ध्यान देना। आपको कहेंगे कि एक पॉपुलेशन है, उसकी मीन ट्रेट वैल्यू पहले 20 यूनिट थी, ठीक है, पहले 20 यूनिट थी। उसके बाद में मान लीजिए 20 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स सपोज मीन ट्रेट वैल्यू है वो 19.5 है, या कहें कि उस पॉपुलेशन के अंदर मीन ट्रेट वैल्यू है वो लेट से कि 4.6 है, या कहे आपसे कि उस पॉपुलेशन के अंदर एक तो मीन ट्रेट वैल्यू 4 है और एक मीन ट्रेट वैल्यू 18 है, दो मीन ट्रेट वैल्यू हो गई। आपको बताना है कौन सा वाला सिलेक्शन कौन सा है। सिंपल है, पहले कोई करेक्टर है उसकी मीन ट्रेट वैल्यू 20 थी और आज उसकी 19.5, मतलब ऑलमोस्ट 20 है, पहले जितनी थी आज भी उतनी। इसे कहते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। आपसे कहा पहले 20 थी अब खाली इतनी रह गई है, यानी एक डायरेक्शन के अंदर कम हो गई वो, दूसरा वाला हो गया डायरेक्शनल सिलेक्शन। और तीसरे वाले के अंदर दो मीन वैल्यू मिलने लग गई, एक पॉपुलेशन दो मीन पॉपुलेशन में डिवाइड हो गई, तो ये वाला सिलेक्शन कौन सा हो गया, डिसरप्टिव सिलेक्शन। आप कर लेंगे, ऐसे सवाल आएंगे एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट एक आता है फ्लक्चुएटिंग सिलेक्शन। क्या कहना चाहता है, ये बड़ा सिंपल सा है, कुछ नहीं इसमें। फ्लक्चुएट करते हैं जीनोटाइप्स, जैसे
जैसे मान लीजिए कि एक सीजन 1 है, सीजन वन के अंदर कैपिटल ए बैटर है। एक मान लीजिए सीजन 2 है, इसमें कैपिटल ए स्मॉल ए है, वो बैटर है। और एक मान लीजिए कि सीजन 3 है, उसमें स्मॉल ए बैटर है। यानी सीजन के अकॉर्डिंग जीनोटाइप को बेनिफिट मिल रहा है। तो अब पूरे साल भर सीजन्स तो चेंज होगी, सीजन 1, उसके बाद में सीजन 2, उसके बाद में सीजन 3, फिर वापस सीजन 1 आएगी, गर्मी सर्दी बरसात, गर्मी सर्दी बरसात, ऐसे। जब ये सीजन आएगी तो कैपिटल ए वालों का नंबर हाई होगा, फ्रीक्वेंसी हाई होगी। जब ये सीजन आएगी तो कैपिटल ए स्मॉल ए वालों की फ्रीक्वेंसी हाई होगी, और जब ये फ्रीक्वेंसी आएगी तो स्मॉल ए वालों की फ्रीक्वेंसी हाई होगी। सो इन दैट केस हर सीजन के अकॉर्डिंग जीनोटाइप फ्लक्चुएट करते हैं, इसे हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग सिलेक्शन। ऐसे सिलेक्शंस आपको बहुत कॉमनली देखने को मिल जाएंगे। जैसे जो इंसेक्ट्स होते हैं, मॉस्किटोज होते हैं, रेनी सीजन के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप के जीनोटाइप को फेवर मिलता है, बहुत सारे हो जाते हैं। बाकी के सीजन्स में हमको मच्छर कम देखने को मिलते हैं। ऐसे ही कोई प्लांट है जिसको मान लीजिए ज्यादा पानी चाहिए, तो वो प्लांट है वो बारिश वाले दिनों में ज्यादा दिखेगा, और वही प्लांट ड्राई कंडीशन में कम दिखेगा। तो सीजन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो फ्लक्चुएटिंग सिलेक्शन आता है। और इसके बाद में नेगेटिव सिलेक्शन, जैसे मैंने आपको समझाया, नेगेटिव सिलेक्शन जब आपके पास में कोई अच्छी चीज अवेलेबल हो, आप उसे छोड़ करके उससे थोड़ी सी खराब चीज को सेलेक्ट करो, दैट इज नोन एज नेगेटिव सिलेक्शन। नेगेटिव सिलेक्शन नेचर में जरूरी भी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी एक इंडिविजुअल के पास में कोई एक बहुत अच्छा कैरेक्टर होता है, पर उसके पास में बाकी कैरेक्टर्स खराब होते हैं। जैसे मोबाइल के फीचर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन मोबाइल की प्राइस बहुत हाई है, जो हमारे लिए खराब बात है। इन दैट केस हम उस एक चीज के ऊपर फोकस ना करके हम सारी चीजों पे फोकस करेंगे। तो नेगेटिव सिलेक्शन का मतलब क्या है? ऐसा सिलेक्शन जिसके अंदर पॉपुलेशन से डिलीटेरियस एलिल्स को रिमूव किया जाता है। ऐसा सिलेक्शन जिसके अंदर पॉपुलेशन में से डिजीज्ड एलिल को हटाया जाता है, यानी जिसको बीमारी है उनको सबको मार दो, इसे कहते हैं नेगेटिव सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि बीमारी तो किसी एक एलिल से होगी ना, उसके पास में बाकी फीचर हो सकता है अच्छे हो, लेकिन उसको डिजीज हो गई एक एलिल के कारण। तो अब एक एलिल खराब है, इसलिए हमने पूरे को हटा दिया, ऑर्गेनिज्म को। ये नेगेटिव सिलेक्शन होता है। दिस कैन बी रिजल्टिंग इन स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ये मैंने बताया थ्रू द पर्जिंग। पर्जिंग का मतलब निकाल के फेंकना, पर्जिंग ऑफ डिलीटेरियस जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म्स। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन का मतलब है ऐसा सिलेक्शन जब फिटनेस वैल्यू नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करती है। इसको सरल ऐसे समझो, फिटनेस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। उस पॉपुलेशन के अंदर कितने इंडिविजुअल्स हैं, ज्यादा इंडिविजुअल है, ज्यादा फिटनेस है, इसे कहते हैं पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन। जितनी ज्यादा फिटनेस, जितने ज्यादा इंडिविजुअल, उतनी ज्यादा फिटनेस। इसका उल्टा, फिटनेस बढ़ने फ्रीक्वेंसी बढ़ने से फिटनेस कम हो जाती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं आपको मैं। प्रे एंड प्रीडेटर का रिलेशन है। अगर प्रे का नंबर बढ़ेगा तो प्रीडेटर उस पर ज्यादा अटैक करेगा, तो यहां नंबर बढ़ने से डेथ बढ़ रही है।
ये तो नेगेटिव बात हो गई। और जैसे सपोज करो कि कोई ऐसा एनिमल है जिसके ऊपर कोई दूसरा एनिमल अटैक करता है तो वो उसे डिफेंड करता है। ऐसे एनिमल्स का नंबर बढ़ेगा तो वो अच्छे से डिफेंड कर पाएंगे और सामने वाला अटैक नहीं कर पाएगा, तो ये तो पॉजिटिव बात हो गई है। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन में फिटनेस ऑफ फिनोटाइप और जीनोटाइप डिपेंड करती है उसकी कंपोजिशन, मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पे ऑफ द गिवन पॉपुलेशन। दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव का मतलब है कि फिटनेस ऑफ फिनोटाइप और जीनोटाइप उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी जितना वो जीनोटाइप या फिनोटाइप कॉमन होगा। ज्यादा कॉमन होने का मतलब ज्यादा नंबर में होगा। जैसे देखो, एक तरफ हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की, दूसरी तरफ हम बात करते हैं फिटनेस की। हमने कहा कि फिटनेस तब बढ़ेगी जब वो जीनोटाइप का फ्रीक्वेंसी या जीनोटाइप का नंबर बढ़ेगा। जैसे जैसे जीनोटाइप बढ़ेगा उसकी फिटनेस बढ़ेगी। तो ग्राफ कैसा आएगा? अब इसका उल्टा ले लेते हैं, नेगेटिव। दिस द फिटनेस ऑफ द फिनोटाइप डिक्रीज व्हेन इट बिकम्स मोर कॉमन। जब फिनोटाइप बढ़ता है तो फिटनेस कम होती है, और ये एक बैलेंसिंग सिलेक्शन का एग्जांपल हो सकता है। मैंने आपको बताया बहुत बार अभी, फिटनेस एंड यहां पे, सॉरी इधर फ्रीक्वेंसी आएगी ना, फ्रीक्वेंसी, और यहां आएगी फिटनेस। जब कम प्रे थे तो सारे जिंदा थे, जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ी मरने लग गए। तो इसका मतलब यह हुआ कि फ्रीक्वेंसी उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी तो मरने लग जाएंगे। इसे कहते हैं नेगेटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन। तो आप ये सारी चीजें हैं वो अच्छे से करिए। मोर जनरली फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन includes when biological interactions make an individual's fitness depend on the frequency of other phenotype or genotype। इसका क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सिलेक्शन तब होना चालू होगा जब इंडिविजुअल्स की आपस में इंटरेक्शंस बढ़ जाएंगी। जैसे प्रे अगर ज्यादा होगा तो प्रीडेटर ज्यादा अटैक करेगा, प्रे कम होगा तो प्रीडेटर कम अटैक करेगा। तो प्रे की पॉपुलेशन साइज उनकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग डिपेंड हो जाएगी, डिसाइड हो जाएगी। उसी प्रकार होस्ट एंड पैरासाइट, पैरासाइट ज्यादा होंगे तो फिर होस्ट की हेल्थ खराब हो जाएगी। इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन। इंटरेक्शन बढ़ने से यह सिलेक्शन बढ़ता है। तो ये हमारे पास में डिफरेंट टाइप के सिलेक्शंस हैं, आप इन्हें पढ़ें अच्छे से, सबके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलूंगा जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।